चैप्टर संघवाद के विषय में आपको करा रहा हूँ। और आज मैं एक नया शब्द लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चंस भी अक्सर आपको सवालों में मिलेंगे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या जवाब देंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है। कौन कौन सी? एक केंद्र सरकार की और दूसरी राज्य सरकार की। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और हर राज्य का एक अलग मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये दो प्रकार हमारे शासन में संविधान से मिले हैं। लेकिन 1992 में संविधान संशोधन के पश्चात 1992 में संविधान संशोधन हुआ, तो उसके पश्चात ये विचार किया गया कि केंद्र और राज्यों की कुछ शक्तियां, या कार्य स्थानीय सरकारों को दे दिए गए। वो स्थानीय सरकारें कौन कौन सी थी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम को दे दिए गए। फिर सुनो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ शक्तियां जो थी कार्य करने की, वो स्थानीय सरकारों को दे दी गई, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम को दे दिया जाता है। तो इस स्थिति को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि इस स्थिति को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ऐसे मुद्दे अब स्थानीय होते हैं। कुछ मुद्दे जो स्थानीय स्तर के होते हैं। भारत में स्थानीय स्तर पे कई ऐसे मुद्दे और समस्याएं हैं। जिनका समाधान स्थायी स्तर पर ही हो सकता है। वस्तुतः लोगों को अपने क्षेत्रों की अच्छी समझ होती है। उन्हें पता होता है कि मूल समस्या क्या है। भारत के सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय लोगों को निर्णयों से सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। इससे सामान्य लोगों को लोकतंत्र में भागीदार की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने देखा है कि गांव होता है, तो गांव की समस्या को कौन जानता है? बताइए, गांव की समस्या को कौन जानेगा? जो लखनऊ बैठा वो तो जानेगा नहीं, दिल्ली बैठे वो तो जानेंगे नहीं। गांव की समस्या को गांव का व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है। क्षेत्र की समस्या को क्षेत्र का व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है। तो गांव में ग्राम प्रधान बना दिए जाते हैं, क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख बना दिए जाते हैं। तो ये लोग अपनी समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको हल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सभासद होते हैं नगर निगम के, तो वो अपने मोहल्ले की सारी समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं। पानी की समस्या क्या है, विद्युत की समस्या क्या है, सड़क की समस्या क्या है, नाली की समस्या क्या है। ये समस्याएं जो है वो स्थानीय स्तर की होती हैं और सभी लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन छोटी छोटी समस्याओं को छोटे स्तर से लेकर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है। चाहे जैसे वो ग्राम प्रधान है तो समझ लो वो छोटी सरकार बन गई। ब्लॉक प्रमुख है तो वो ब्लॉक की समस्याओं को देखेगा।
तो इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण मैं समझता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू। संघवाद में अब हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। तो वो विषय है स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर और उनकी गठन प्रक्रिया। यानी कि स्थानीय स्तर के वो कौन कौन से स्तर हैं, विभिन्न स्तर हैं, जिसमें उनका गठन किस प्रकार होता है। तो पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत। स्थानीय स्तर का पहला जो है वो ग्राम पंचायत है। प्रत्येक ग्राम में एक गांव पंचायत होती है। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है। इसमें कई सदस्य होते हैं एवं एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष को ही ग्राम प्रधान कहते हैं। यानी कि गांव के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उन्हीं में से वही लोग ग्राम प्रधान जी को चुनते हैं। तो मैं समझता हूँ आप ग्राम प्रधान का चुनाव किस प्रकार होता है वो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्षेत्र पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन होता है। क्षेत्र पंचायत का चुनाव, जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है उसमें सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, यानी कि जो क्षेत्र पंचायत है उस क्षेत्र में जितने भी ग्राम प्रधान हैं वो सभी मिलकर के और लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के ऐसे सदस्य, फिर नोट करो, सभी ग्राम पंचायतों के सदस्य यानी कि जो उस क्षेत्र के हैं, जो भी उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी हैं वो, और साथ साथ लोकसभा का अध्यक्ष, नहीं लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो उस खंड के अंतर्गत निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं, यानी कि वहां पर उनका नाम दर्ज है, तो वो लोग भी इसके सदस्य होते हैं। अब आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत, तो जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक जिले का, मतलब जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का प्रबंध किया जाता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का प्रबंध कौन करता है तो वो जिला पंचायत करती है। कौन करती है? जिला पंचायत। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो इसकी निर्वाचनों की सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निश्चित होती है, यानी कि इतनी जनसंख्या पे इतने सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों का निर्वाचन जो है वो वयस्क मतदान द्वारा किया जाता है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर उस क्षेत्र के सभी लोग उस पर चुनाव के द्वारा चुनेंगे। और इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख जो भी यहाँ पे जीत के आए थे, क्षेत्र सदस्य जो थे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य थे, उनमें से जो उनके प्रमुख होते हैं, क्षेत्र प्रमुख, तो वो भी इसके सदस्य होते हैं, यानी कि ब्लॉक प्रमुख जिसे कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी इसके सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य जो उस क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। यानी कि फिर आप सुनिए, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के द्वारा होती है, कम शब्दों में। क्षेत्र पंचायत जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, तो उसमें ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके सदस्य होते हैं।
और जिला पंचायत इसका एक अध्यक्ष होता है और बाकी सदस्य होते हैं। तो ये स्थानीय स्तर का पहला है। अब बात आती है स्थानीय स्तर के दूसरे प्रशासन की, तो वो है नगर निगम। अब उसकी बात करते हैं। अब स्थानीय शासन में अब हम बात करते हैं नगर पंचायत के विषय में। तो नगर पंचायत में जहां पर जनसंख्या 30,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है, तो सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर देती है। संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर देती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संक्रमणशील क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि 30,000 से वह क्षेत्र, नगर का क्षेत्र जहां 30,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या होती है, तो उस क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र की ओर जो बढ़ रहे होते हैं शहर, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र की ओर जो शहर बढ़ रहे होते हैं, तो उनको नगर पंचायत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नगर पंचायत। इसमें एक अध्यक्ष होता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसे वोट डाल करके प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और जो पदेन सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वह इसमें पदेन सदस्य होते हैं। किसमें? नगर पंचायत में। और तीसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें 2 या 3 सदस्यों को सरकार चुनती है। उनके लिए चुनती है जिन्हें नगर क्षेत्र के विषय में ज्यादा जानकारी हो, यानी कि नगर पालिका प्रशासन के विषय में जानकारी हो, उन क्षेत्रों को सरकार चुनती है अपनी तरफ से। अगला है नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद में जिस नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम होगी, तो ऐसे क्षेत्र के नगर के प्रबंध के लिए एक नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी। एक नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी जिसका एक अध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। जैसे निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। पदेन सदस्य, वही जैसे कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक होते हैं मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य को भी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनकी संख्या 5 से 10 तक होती है और कहीं कहीं जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा भी होती है। तो उसका सदस्य इसलिए चुनाव कराया जाता है ताकि उसको भी नगर पालिका परिषद की जानकारी हो प्रशासन की, उसको वो मनोनीत करते हैं। अगला है नगर निगम। तो नगर निगम में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, नगर के 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नगर को नगर निगम कहा जाता है। पहले इसे नगर महापालिका कहा जाता था, लेकिन अब इसे नगर निगम कहते हैं जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। ठीक, इस प्रत्येक नगर निगम में एक महापौर होता है जिसे मेयर भी कहते हैं, और निर्वाचित सदस्य जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सभासद के नाम से जानते हैं। आप अपने सभासद को जानते ही होंगे। इसके अलावा जो है इसे पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, वह सदस्य जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसके अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं जिनकी संख्या 5 से लेकर के 15 तक हो सकती है, और वो सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नगर प्रशासन की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर और उनकी गठन प्रक्रिया को समझाया, और मैं समझता हूँ इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। थैंक यू।